So this session is for your upcoming exam, that is obviously on 8th of June. So the topic of the discussion is how to approach in the exam, what are the technical things which we need to take care before exam and during the exam as well, what are the previous trends, what are the cutoffs, how to achieve those marks to qualify for JRF और नेट एज पर योर नीड्स। तो वो सब डिस्कस हम करेंगे। आपके मन में भी जो भी सवाल होगा वो भी प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखते रहेंगे। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ठीक है। सो देखो, ऑब्वियसली सभी ने टेस्ट सीरीज दी है। 8 तारीख का एग्जाम है, तो एग्जाम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है कि कितना आता है, पार्ट ए में क्या होता है, पार्ट बी में क्या होता है, पार्ट सी में क्या होता है, वो सभी को ऑब्वियस है। लेकिन फिर भी हम एक बार थोड़ा सा बताएंगे कि टोटल एग्जाम का ओवरव्यू क्या है, कैसे एग्जाम डिवाइडेड है, और उसी बेसिस पे फिर हम देखेंगे कि कैसे हम अपना स्कोर जो है वहां से अचीव कर सकते हैं। ठीक है। सो एज वी ऑल नो, एग्जाम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ओके। सो पार्ट ए में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो 20 हैं। 20 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। पार्ट बी में 25 क्वेश्चंस आर देयर एंड पार्ट सी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 30. Out of those, the maximum number of questions we can attempt is 15 here, 20 here and 20 here. So overall कितना नंबर का है? यहां पे एक सवाल 2 मार्क्स ईच, यहां पे 3.5 मार्क्स ईच और यहां पर 5 मार्क्स ईच। ठीक है। अब जो टोटल एग्जाम है वो कितने का हुआ? दैट इज 40, 87.5 एंड 5, दैट इज 150। तो कितना हुआ? दैट इज 277.5। इतने नंबर का पेपर हमारे सामने है। उसमें से हमने मैक्सिमम कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं? 200 नंबर का, उसी में से रिजल्ट बनता है। ठीक है, ये क्लियर है। अभी देखो, अगर यहां से हम 2 करते हैं तो 30, यहां से हम 3.5 करें तो इट विल बी 70, और यहां से अगर हम 5 करें तो 100। ये है आपका मैक्सिमम जोन जिसमें आप प्ले कर सकते हो। मतलब 200 में से काउंटिंग होनी है, फाइनल जो रिजल्ट बनेगा वो 200 में से बनता है। दैट इज वेल नोन टू एवरीवन। बट ये जो 277.5 और 200 के बीच का जो गैप है 77.5 का, दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस। क्योंकि ऐसा नहीं है हमें कि भाई उसमें से नहीं करना है, टोटल एग्जाम है उसमें से हमने कट ऑफ लेके आनी है। ऐसा भी नहीं है कि सेक्शन वाइज हमें अलग अलग जाना है। तो कहीं ना कहीं नेट के एग्जाम में स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सेक्शन वाइज कैसे करना है। एक सेक्शन अगर आपका डाउन चला गया है तो क्या कर सकते हैं, आज हम वो सब बातें करेंगे कि किसी का एक सेक्शन हार्ड है, नहीं बन पा रहा है, तो दूसरे सेक्शन में क्या करना चाहिए, कितना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। तो 1 घंटा मुझे दीजिए, उसमें आपके बहुत सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है। सो टोटल मार्क्स आर 200। बिफोर मूविंग ऑन द टाइम मैनेजमेंट कि कितना हमें करना है, किस सेक्शन से कितना करना है, एक बार प्रीवियस ट्रेंड्स देख लेते हैं कि कट ऑफ के ट्रेंड्स क्या रहे हैं पिछले 5 एग्जाम्स के। ठीक है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए पिछले 3 एग्जाम हैं, लेकिन फिर भी हम पिछले 5 एग्जाम से देखते हैं कि जेआरएफ के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में क्या करना चाहिए और नेट के लिए क्या करना है। हावेवर कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है वो इस सेशन के बाद मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो आप अपने अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में क्या ट्रेंड रहा है। हम एक सेशन यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी का देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास जून 2019 का एग्जाम है, ये हमारे पास दिसंबर 2019 का है, ये जो जून 2020 का एग्जाम जो नवंबर में कंडक्ट हुआ था, ये 2021 के नाम से एग्जाम है जो फरवरी 2022 में कंडक्ट हुआ, और ये 2022 जून का एग्जाम था जो सितंबर में कंडक्ट हुआ था। ये एग्जाम अभी पिछले 5 हैं जो हमने देखे। ठीक है। तो इसमें अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो जून जेआरएफ के लिए ये कट ऑफ है। ठीक है। जेआरएफ की जो कट ऑफ है दैट इज 39.06 हेयर, 51.06 हेयर, 46.25 here,
38.81 एंड 50.25। और नेट के लिए क्या है, सेम कैटेगरी में सेम ईयर्स में 35.15, 45.95, these are in percentage, okay, 41.625, 34.93 and 45.225, this is in percentage। सो 100 में से इतना मतलब 200 में से कितना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो जेआरएफ के लिए देखिए ऑन एन एवरेज अगर हम इनका कैलकुलेट करके देखें तो लगभग कितना बन रहा है, देखो यहां से देख लो 46, 38, 50, ये मतलब 100 एंड 100.5 हो गया, ये जो लास्ट ईयर कट ऑफ था। तो एक एवरेज हम मान लें कि लगभग अगर इसका एवरेज हम लेते हैं, किसी साल पेपर थोड़ा आसान होता है तो ऊपर चला जाता है, किसी साल थोड़ा सा डिप है, एवरेज है यहाँ पे फिर थोड़ा अप है। तो एक एवरेज हम मान के चल सकते हैं मोटा मोटा समझने के लिए कि अगर एग्जाम एवरेज है तो नियरली 48% के आसपास आपकी कट ऑफ है जेआरएफ की, 45, 46, 47, 40 और डिपेंड्स अपॉन द एग्जाम। लगभग हम 45 से 48% मान सकते हैं कि 90 से लेके 96 नंबर तक लगभग ट्रेंड रहा है। हाउएवर इन द रिसेंट ईयर जो पिछला एग्जाम था दैट वाज 100। सिमिलरली नेट के लिए आप समझ सकते हो कि सभी से देख लीजिए, है ना, 4% कम रहता है जनरल कैटेगरी में लगभग। तो वही इसके लिए आप मान सकते हो कि नियरली 44%, 42% इस हिसाब से आप जनरल समझ सकते हो। तो ये कट ऑफ हमारी एवरेज कट ऑफ रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर में अगर हम बात करें मार्क्स में तो ये लगभग 95 अप्रोक्स, या हम कह सकते हैं कि 95, 94 टू 100 एक रेंज हम बना लेते हैं। इस रेंज में आपका जेआरएफ गया है। और यहां पे हम देखें तो लगभग 82 से 88 ये एक रेंज है जो नेट के लिए है अनरिजर्व कैटेगरी में। अब ये नंबर आए कहां से, ये नंबर हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इनमें से मुश्किल नहीं है। देखो नेट के एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम किसी एक सेक्शन पे ज्यादा डेविएट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम उससे निकल ही नहीं पाते और पता चलता कि टाइम ही निकल गया है। पूरे एग्जाम में अगर हम देखो कितने क्वेश्चन है टोटल, टोटल है 30 प्लस 25, 55 प्लस 20 दैट इज 75, 75 क्वेश्चन आर विद अस। तो ऑब्वियसली अगर हमें जेआरएफ भी क्वालिफाई करना है टेक्निकली, अगर हम सही राह पे चलें तो हम इवन 35 क्वेश्चंस, 36 क्वेश्चन, 37, 40 क्वेश्चंस, इवन 33 क्वेश्चंस भी। ऐसा नहीं है कि मैं एक आइडियल केस बताऊं आपको कि पार्ट सी से सारे कर दो और हो जाएगा, नहीं। एक बिल्कुल जनरल केस में कि थोड़े से उससे किए, थोड़े से उससे किए, थोड़े से उससे किए, वो करके अगर हम लगभग 33 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन सही बना लेते हैं तो भी हम जेआरएफ वाली कट ऑफ पे इजीली पहुंच जाते हैं। मतलब 45%, 50% ही पेपर हमने देखना है, नॉट आउट ऑफ दिस बट आउट ऑफ दिस। सो दैट इज नॉट दैट मच टीडियस। अब कैसे करें, अब देखो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट देखो कि कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले जैसे ही आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी मिलता है, यू हैव 3 आवर्स। पार्ट सी में हमारे पास 5 नंबर का एक सवाल है। जनरली क्या होता है कि पार्ट सी स्कोरिंग भी होता है, इजी भी होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे आ गए जो कि काफी फेमस हैं, काफी पॉपुलर हैं और वो टफ आ गए, तो फिर उनको लगता है, सभी को लगता है कि पार्ट सी वाज वेरी टफ। लेकिन अगर पार्ट सी टफ आ गया और पार्ट सी से सवाल नहीं बन रहे हैं तो स्मार्टली समझ लेना है कि कट ऑफ पक्का नीचे जाएगी। अगर एक्चुअल में ऐसा ऐसा नहीं सोचना मुझे नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम है, सवाल का लेवल देख के पता चल जाता है कि सवाल किस हिसाब का है, अपनी तैयारी किस हिसाब की है और सवाल का जो लेवल है वो किस हिसाब का है। तो सबसे पहले आप पार्ट सी से शुरू करें, पार्ट सी से शुरू करें। अब पार्ट सी में भी देखो ऑनलाइन एग्जाम है, तो ऑनलाइन में क्या है कि एक रैंडम सफलिंग होती है क्वेश्चंस की। पोर्टल में ऑप्शन होता है कि आप हर एक कैंडिडेट के लिए एक अलग सेट जनरेट कर सकते हैं, या आउट ऑफ 5 कैंडिडेट्स एक अलग सेट जनरेट कर सकते हैं। सो हो सकता है कि पार्ट सी में जो आपके पास सेट है उसमें शुरू में मुश्किल सवाल हो सकता है आपके पास जो है उसमें आखिर में मुश्किल सवाल हो।
तो जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है इन पर्टिकुलर सेक्शन दैट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स। लेकिन इतना जानना तय है कि भाई एग्जाम है, उसमें इजी पोर्शन भी मिलेगा, मीडिएटिंग पोर्शन भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर 5 सवाल शुरू के मुश्किल हैं तो भाई अब पार्ट सी खत्म है, नहीं। देयर आर 30 क्वेश्चंस एंड 30 क्वेश्चंस में से आप अगर इसका 50% भी कर देते हो, 13 क्वेश्चंस, 14 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस, 16 क्वेश्चन, दैट इज इनफ फ्रॉम पार्ट सी। तो पार्ट सी पे हमने सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। पार्ट सी के लिए शुरू करिए एग्जाम को। पार्ट सी शुरू हुआ। पार्ट सी में एक बार गो थ्रू होइए शुरू के 5 मिनट में, कि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। आपके क्वांटम के क्वेश्चंस कहाँ हैं, ईएमटी के क्वेश्चंस कहाँ हैं, एटॉमिक मॉलिक्यूलर में क्या है, न्यूक्लियर में क्या है, सीएमपी में क्या है। वो एक बार जब माइंड सेट बन जाएगा तो आप थोड़ा सा समझ पाओगे कि मुझे अपना एग्जाम कहां से शुरू करना है। अदरवाइज 45 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन से शुरू किया और पता चला वो मुश्किल वाले ही शुरू हो गए हैं, 46, 47, 48, 49 फॉर एग्जाम्पल नहीं बने हैं उस टाइम पे, तो अब लगेगा कि एग्जाम ही नहीं होना। ऐसा नहीं है, ठीक है। एग्जाम में काफी रिलैक्सेशन है, बस हमें वाइजली सबसे बड़ी चीज है वो एक्यूरेसी की है और क्वेश्चंस पिक करने की है कि आप कौन से कर सकते हैं, फिर मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर बिना स्ट्रेटेजी के और जबरदस्ती लगे हैं उसमें कि नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, देखते हैं, ये सब्जेक्ट तो मेरा फेमस था, मेरा बहुत फेवरेट था, बहुत पढ़ा था, नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, उसमें टाइम गंवा दिया है, सो यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम एंड देन यू हैव ए लॉट ऑफ स्टफ टू डू। तो वो वाइजली हमने टाइम आपका डिवाइड करना है कि किस सेक्शन में हम कितना टाइम दें, ठीक है। सो पार्ट सी पे, जब पार्ट सी आप शुरू करते हैं, इंक्लूडिंग द पेपर ओवरव्यू और पार्ट सी ओवरव्यू, यू मे प्रोवाइड नियरली 80 to 90 मिनट्स हेयर। इतना ये डिजर्व करता है। अगर आपसे सवाल बनने शुरू हो गए हैं तो देन गो फॉर इट। 80 to 90 मिनट्स ऑफ फर्स्ट ऑफ योर एग्जाम आप इस पे लगा सकते हैं। 80 मिनट्स में भी हो सकता है, 85 में, 90 में भी। मतलब कैसे कि एक बार पहले जो बन रहे हैं वो, और फिर जब ऐसे आप एक राउंड क्लियर करोगे कि जो बन रहे थे वो, उसके बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मैं एक दो स्टेप और लगाऊं तो वो बन सकते हैं। तो इंक्लूडिंग दोज 2 राउंड्स की एक बार पहले अच्छे से कर लिया, फिर 1 2 3 4 कुछ ऐसे सवाल बचे जो कि हम कर सकते हैं, थोड़ा टाइम चाहिए था, वो सब हमने लगभग 1.5 घंटे में, शुरू के 1.5 घंटे में पार्ट सी पे डेविएट करना है। अगर पार्ट सी सही जो एक नॉर्मल एग्जाम में होता है वैसा आया हुआ है तो, ठीक है। वो आपको क्वेश्चंस का लेवल देख के पता लग जाएगा। उसके बाद गो फॉर पार्ट बी। पार्ट बी में अगेन, पार्ट बी इज ए बिट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑब्वियसली। पार्ट बी में जो चॉइस है वो सिर्फ 5 क्वेश्चंस की है। देखो 25 टोटल हैं और 20 करने हैं, तो 5 क्वेश्चंस ऐसे जो नहीं आते हैं वो बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं, क्योंकि पार्ट बी थोड़ा सा कोर फिजिक्स का होता है। यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा रहती है जनरल एक ट्रेंड के एग्जाम में। कई बार ऐसा भी होता है कि पार्ट सी को मुश्किल देके पार्ट बी को आसान कर दे, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि पार्ट सी से सवाल बनते, पार्ट बी में फिर भी हम ज्यादा नंबर स्कोर नहीं कर पाते स्टिल। लेकिन अब यहां पे देखो कितना है ये, 25 में से 20 करने हैं, तो 5 क्वेश्चंस का ही रिलैक्सेशन है। तो अगर हमें 3-4 सवाल नहीं आए, 3-4 थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सवाल आ गए, तो उसके बाद हमारे नंबर कटने शुरू हो जाते हैं। तो फिर भी हम इन 20 सवालों के लिए मान के चलते हैं कि लगभग 1 से सवा घंटा, डिपेंडिंग अपॉन दिस की यहाँ पे कितना लगाया है, यहाँ पे कितना लगाया है और यहाँ कितना लगाना है, उनके बीच का जो टाइम है वो आपको यहाँ पे देना है। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि पार्ट सी में कितना अच्छा बना है, पार्ट बी में कितना अच्छा हो रहा है। अगर यहाँ पे कम टाइम में चीजें हो गई हैं देन गो फॉर इट। यहाँ पे टाइम लगाने के बाद भी लग रहा है कि नहीं अभी चीजें बन पा रही हैं, तो देन यू मे स्विच दिस। लेकिन स्मार्टली सेक्शंस को स्विच करना पड़ेगा। उन 3 घंटों में बड़ा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक सवाल पे अटक के बैठ गए, एक सब्जेक्ट पे अटक के बैठ गए, एक सेक्शन पे अटक के बैठ गए और पूरा टाइम जाता जा रहा है। दैट विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां पे जो पार्ट ए है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट ए को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है। एग्जाम में अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि भाई पार्ट ए से मुझे क्या करना है, मैं सब कुछ फिजिक्स से कर लूंगा, ऐसा नहीं सोचना है। नंबर है वो नंबर है आपके, वो भी जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो भी कुछ चेक करने के लिए ही वहां पे है। इसका फायदा बहुत है कि जब एक सेचुरेशन ऑफ मार्क्स बनता है
फिजिक्स के पार्ट में एक टाइम ऐसा आ जाता है कि अब आपको एक एक क्वेश्चन वहां से ढूंढना मुश्किल हो गया है कि कौन से के करूं, किसी में फॉर्मूला ध्यान नहीं आ रहा है, किसी में आगे स्टेप ध्यान नहीं आ रहा है। तो एक सैचुरेशन पॉइंट एग्जाम में आता है कि इसके बाद अब आपको सोचने में ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम में इनपुट आउटपुट कम आ पा रही है। उस टाइम पे आप पार्ट ए में देखें कि उतने टाइम में आप पार्ट ए के इजीली कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं, क्योंकि वो कंपेरेटिवली इनसे तो बहुत आसान है, लेकिन टेक्निकल है। एसएससी लेवल का भी एप्टीट्यूड नहीं है कि आप तुरंत कर दोगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, थोड़ा टाइम लेता है। बट एक समय जब ऐसा है कि सैचुरेशन बन चुका है और अभी नई चीजें उधर मूव कर रही हैं, तो गो फॉर इट। अगर आप यहाँ पे आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस टोटल हैं, 30 मार्क्स आप मैक्सिमम कर सकते हो। हावेवर अगर 15 क्वेश्चन चलो नहीं भी होते हैं, दैट इज ऑब्वियस, लेकिन फिर भी अगर आप 10 क्वेश्चंस तक, 8 क्वेश्चंस तक, 9 क्वेश्चंस तक टाइमली उसमें कर पाते हैं, तो यू सी, ऐसा समझिए कि आपने 3 सवाल जो है वो 5 नंबर के और सही कर दिए, या इधर जो नेगेटिव मार्किंग हुई होगी वो कंपनसेट करने के लिए एटलीस्ट वो ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा खतरनाक लगती है, स्पेशली इन द पार्ट सी। तो पार्ट ए पर आपको मिनिमम, ये मेरा सजेशन रहेगा कि पार्ट ए पर लास्ट के जो 30 मिनट्स हैं वो बचा कर रखिए। ठीक है, लास्ट के 30 मिनट्स हैं वो बचा कर रखिए। 30 मिनट्स अगर आप इस पे लगाओगे तो इजीली आप 7, 8, 9, 10 इस नंबर के बीच में कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे, एंड दे विल बी वेरी हेल्पफुल। अगर आपने यहां अच्छा किया है, दे विल सपोर्ट यू। अगर यहां कुछ गड़बड़ भी हो गई एक दो सवालों में, देन दे विल ऑल्सो सपोर्ट यू। तो पार्ट ए को नहीं मिस करना है। अब 30 मिनट्स इसके हैं, 80 टू 90 मिनट्स अगर पार्ट सी अच्छा चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, आप इजीली उसमें क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, देन गो फॉर इट। क्योंकि पार्ट सी में जो इन्वेस्टमेंट है वो जायज है। एक सही सवाल 5 नंबर देके जाता है, तो वो काफी, अगर 2-3 सही सवाल हो गए तो आप सीधा लाइन ही क्रॉस कर जाओगे। तो पार्ट सी पे टाइम डिवोट करना काफी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है और जायज भी है। ठीक है, और पार्ट बी, इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में आपको टाइम मिलेगा लगभग 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 मिनिमम 1 घंटा तो मिलेगा ही, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे 1.5 घंटा है, वो ऑलरेडी काफी ज्यादा है। उतने में मुझे जहां तक एक्सपीरियंस है, आपको जितना मैक्सिमम करना होगा यू कैन इजीली डू इन नियरली इन 70 मिनट्स और सो। बट स्टिल मैंने एक 10 मिनट का एक्स्ट्रा इसमें टाइम दिया है, क्योंकि अगर यहां से आपको चांसेस लगते हैं, देन गो फॉर इट। पार्ट सी इज इंपॉर्टेंट। एंड पार्ट ए, पार्ट बी में कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, पार्ट सी में कितने करने चाहिए टू अचीव दिस कट ऑफ, वो हम देख लेते हैं कि सभी की अलग अलग कंडीशन है, लेकिन सबके साथ एक कंडीशन सेम है। जिसको भी क्वालिफाई करना है उसकी एक्यूरेसी बहुत सही होनी चाहिए। एक्यूरेसी में अगर गड़बड़ है फिर तो राम भरोसे गाड़ी है। एक्यूरेसी, क्योंकि अब देखिए, कोई ऐसा बहुत बार होता है कि नेट के एग्जाम में आते हैं बच्चे, जी मैंने 150 नंबर का अटेम्प्ट कर दिया है, 160 का कर दिया, 140 का कर दिया है, और पता चलता है कि जब मार्क्स आ रहे हैं तो 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं इवन, क्योंकि एक सवाल गलत 5 नंबर का, तो 5 प्लस 1.25 माइनस 6.25 नंबर सीधा जाता है। 2 सवाल गलत अगर 80 वाली लाइन में थे तो 70 वाली में मतलब 60 वाली में आ जाओगे सीधा, 68 समथिंग लाइक दैट। सो वो ध्यान रखना है कि हमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है। एक्यूरेसी भी, अब इतनी टेस्ट सीरीज दी है, तैयारी की है आप लोगों ने, तो एक्सपेक्टेड है कि मिनिमम से मिनिमम आप 80%, 85%, 88% इतनी एक्यूरेसी तो रिक्वायर्ड है। गलत ना करें, तुक्के नहीं मारने हैं। तुक्का भी मारना है तो एक जो जायज तुक्का होता है, मतलब साइंटिफिक तुक्का जो होता है कि आपने एक ऑप्शन देखा, दूसरा देखा कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, आई एम श्योर इन दोनों में से कुछ हो सकता है, ऐसे ऐसे तुक्के फिर भी एक आधे चल सकते हैं कि जिसमें आपको थोड़ा इंट्यूशन हो उसके बारे में। ब्लाइंड तुक्के बिल्कुल भी नहीं चलते हैं, एक चल जाएगा 3 गलत होके जाएगा, ये श्योर है। सो गो वाइजली। अब देखो कितना कितना क्वेश्चन हम यहां से करें कि बात हमारी बन सकती है। ठीक है, और मैं सब्जेक्ट्स का डिस्कशन भी करूंगा कि सब्जेक्ट्स का जो ट्रेंड है वो क्या रहा है, तो किस सब्जेक्ट को आप ज्यादा टाइम दे सकते हैं। अब पार्ट सी से शुरू करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पार्ट सी में टोटल 30 क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे पास बुकलेट में है।
इन 30 क्वेश्चंस में से फॉर एग्जांपल सभी केसेस हम ले लेते हैं। किसी स्टूडेंट ने 16 क्वेश्चंस किए हैं, किसी ने फॉर एग्जांपल मैंने 3-4 कैलकुलेशंस की हैं जो जर्नल हो सकती है, किसी से इसका 50% हुआ है, 15 क्वेश्चंस कर लिए हैं, किसी ने फॉर एग्जांपल 13 क्वेश्चन किए हैं, और किसी से फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन बने हैं। ये पॉसिबिलिटी हम मान के चलते हैं कि ये क्वेश्चन हुए होंगे। किसी का अच्छा बन रहा है 16, इससे ऊपर भी हो सकता है हाउएवर, लेकिन फिर भी एक नॉर्मल जो सिनेरियो उसके लिए थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा मीडिएटिंग, और 10 क्वेश्चन एक वहां से बन रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम मान के चलते हैं कि 80% जो आपने किया है वो सही है, जो क्वेश्चंस आपने किए हैं उनमें से 80%, 85% सही है। ठीक है, इतने क्वेश्चंस में से सही है, तो इसका मतलब जो 20% या 15% क्वेश्चन है वो आपको गलत हुए हैं, और वो गलत हुए हैं उनकी नेगेटिव मार्किंग भी वहां पे आई है। तो एक ओवरव्यू मैं आपको दूं कि फॉर एग्जांपल यहां से कितना बन रहा है, 80 मार्क्स होने चाहिए अगर सही हो तब तो, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि सारे के सारे सवाल सही हो। अगर हम यहां से 85% की एक्यूरेसी मान के चले कि भाई जो आपने किए हैं उनमें से 85% चीजें ठीक है, और उसको फिर जितने गलत हुए उसकी नेगेटिव मार्किंग इसमें से माइनस कर दें, तो नियरली अगर मैं 80 to 85% की एक्यूरेसी लेता हूं, किसी स्टूडेंट की 80 है, किसी की 85 है, तो इसमें से कितना बचने के चांसेस हैं, नियरली 55 to 60 मार्क्स उसके यहां से बन सकते हैं। ठीक है, अगर उसने 15 क्वेश्चन किए हैं और उसको भी वही है 80 to 85%, ठीक है, यही एक्यूरेसी है, तो यहां से नियरली 53 to 57 मार्क्स बनने की प्रोबेबिलिटी है। 13 क्वेश्चन किसी ने किए हैं और यही एक्यूरेसी है, देन नियरली वी कैन से 50 to 55 के बीच में कोई स्कोर हमारे पास आ सकता है, क्योंकि एक सवाल का ही गेम है सारा, है ना। ये मैंने मार्जिन इसमें दिया हुआ है। 10 क्वेश्चंस किसी ने किए हैं, उसमें से 10 into 5 50, और जो गलत हुए हैं 80-85% में से, उसको हम मान लेते हैं 40 to 45 जो है ये नंबर रिजल्टेंट हमें मिलने वाला है। ये एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, ये जितनी खराब होती जाएगी उतना काम बिगड़ता चला जाएगा, क्योंकि एक सवाल खुद के नंबर लेके जाएगा। जिसके पहले अगर 55 बन रहे थे तो पहले वो 50 बनेंगे, फिर वो बनेंगे 50 माइनस 1.25, दो गलत होंगे तो पहले 10 माइनस होंगे और फिर आपका 1.25 मतलब 2.50 और जाएगा, तो काफी हैवी नेगेटिव मार्किंग है, तो उससे ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये सभी का अलग अलग केस हो जाता है। सिमिलरली पार्ट बी में देखिए, पार्ट बी में कितने क्वेश्चन है टोटल, 25 क्वेश्चन है, टोटल 25 क्वेश्चन आर देयर। इसमें से 20 मैक्सिमम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि जो 25 जो पूरा प्लॉट है हमारे पास, उसमें से 50% कोई स्टूडेंट करता है, 13 क्वेश्चन कर देता है, 12 क्वेश्चन कोई कर देता है। तो लेट अस सपोज कि हमने 13, किसी ने 13 क्वेश्चन किए यहां पे, सीधा 50-50 ऑलमोस्ट। किसी से 11 क्वेश्चन बने हैं यहां पे, और एक और केस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चंस का ले लो, और फॉर एग्जांपल यहां पे 8 क्वेश्चंस का ले लो। पार्ट बी में है ये हाल। ठीक है, अब क्या है, अगर एक्यूरेसी हमने एक ही कांस्टेंट मानी है, क्योंकि इस अगर हम एक्यूरेसी को बार बार वेरी करेंगे इस पैरामीटर को, तो हम किसी पोजीशन पे नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हमने ये एक ऑप्टिमाइज्ड एक्यूरेसी रखी, ना बहुत ज्यादा है और ना ही कम है। ये एक्सपेक्टेड है कि इतना टेस्ट सीरीज और सब करने के बाद एक कैंडिडेट में इतनी एक्यूरेसी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 13 क्वेश्चन अगर हैं तो इसको 3.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 45.5 बनेगा, उसमें से नेगेटिव करेंगे, सो नियरली हमें 42 to 43 और यू कैन से नियरली 40 मार्क्स हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं पार्ट बी में, अगर इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं। अगर 11 क्वेश्चन हुए हैं तो हम यहाँ पे नियरली 35 मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 10 क्वेश्चन हमने किए हैं सो नियरली 32 मार्क्स, एंड नियरली हेयर यू कैन से 28 मार्क्स। ये नंबर हम इसी एक्यूरेसी से
यहां से निकाल सकते हैं। अब देखो किसी का कोई भी केस बन सकता है, यहां से ज्यादा, यहां से कम, यहां से कम, यहां से ज्यादा, सारी पॉसिबिलिटीज हमने एक जनरलाइज वे में देख ली है। और पार्ट ए पे भी आ जाते हैं। और पार्ट ए में हम ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अगर 30 मिनट का टाइम उस पर हम देते हैं, 25 मिनट का टाइम देते हैं, 20 मिनट का टाइम देते हैं, तो जनरली एक 7-8 सवाल हम वहां से बनाने की कोशिश मिनिमम करें। तो मान के चलते हैं कि यहां से अगर टाइम है तो 15 नंबर, और मतलब टाइम थोड़ा कम है तो 7 सवाल, और अगर थोड़ा टाइम ज्यादा मिल जाता है तो मैक्सिमम 10 सवाल। ज्यादा भी नहीं माना इसमें से, 15 से 20 मार्क्स ही इसमें से मान रहे हैं। ठीक है, ये सारे सिनेरियो हमने एक जर्नल केस में माने। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ब्रिलियंट कैंडिडेट्स के लिए ऐसा माना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एवरेज स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है उससे ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई 7-8 सवाल यहां से करें, 30 मिनट में कर सकते हैं इजीली, खुद से सोचो हो सकते हैं। पार्ट सी में से 10 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस इतने बन सकते हैं, नॉट ए बिग डील। पार्ट बी और पार्ट सी में हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहती है कि कौन सा थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उसी अकॉर्डिंग दूसरा आसान मिलेगा। मैं सारे सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको दिखाऊंगा। जो हो हल्ला मचता है एग्जाम के तुरंत बाद कि भाई बहुत हार्ड था, वो पर्टिकुलर कोई ना कोई सब्जेक्ट हार्ड होता है, लेकिन उसके एवज में जो दूसरा जो सब्जेक्ट है वो पक्का इजी मिलता है। बस थिंग इज दैट कि आप उस मुश्किल वाले सब्जेक्ट में फंसे रह के इजी वाले को नहीं देखते हैं, यही प्रॉब्लम है। तो वो भी हम देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स में क्या गेम प्ले हो रहा है पिछले 3-4 साल से। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास सवाल सारे ही मुश्किल हैं, इतना स्कोर हम नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, स्मार्ट मूव करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, करना क्या है और छोड़ना क्या है ये इंपॉर्टेंट है। और बल्कि छोड़ना क्या है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है करना क्या है उससे, क्योंकि अगर वो नहीं समझा तो नेगेटिव बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी देखो, अगर यहां से हम एक मोटा मोटा डिस्कशन देखें, फॉर एग्जांपल किसी ने यहाँ पे 16 किए हैं, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 57 मार्क्स है, तो उसने यहां ज्यादा किए, यहाँ पे कम किए होंगे, तो 55 मान लो। 55 प्लस 35 कितना हो रहा है? प्लस 15 मान लो उधर से, कितना हो रहा है? कितना हो गया? 50, 105। 105 कब है? जब ये सेक्शन थोड़ा डाउन गया है, 25 में से 11 सवाल बने हैं, और वो भी सिर्फ 7 सवाल वहां से बने हैं, तो आपके 105 हैं। ये सब कुछ कैलकुलेट हो चुका है इसमें, इसमें नेगेटिव वगैरह सब कुछ कैलकुलेट हो चुकी है। सिमिलरली अगर अच्छा हो रहा है तो देखो फिर तो बहुत अच्छा है, 55 या 60 और 40 हेयर, सो दीज टू आर मेकिंग 100 ओनली। अगर ये सिनेरियो बन जाता है तो, अगर पार्ट बी में अच्छे सवाल बन रहे हैं, पार्ट सी में बन रहे हैं, फिर लग रहा है कि बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत अच्छे से सही चीजें सारी निकल रही हैं, और अभी और टाइम भी दे सकते हैं, तो देन इट इज ओके। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि अब स्टक हो गए हैं, रेजोनेंस बन गया है, अब नहीं आगे जा पाएंगे कुछ भी, सो देन पार्ट ए इज देयर, क्योंकि उसमें से अभी आप क्वेश्चंस और निकाल सकते हो। लेकिन अगर यहीं पे टाइम इतना है कि भाई मैं तो अभी और इससे 2 सवाल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, सो देन गो फॉर इट। बट मिनिमम यू कैन सी कि अगर ये सिचुएशन है, 16 क्वेश्चन यहां से है, 13 क्वेश्चन, 50% ओनली, सो देन देयर इज 100 मार्क्स हेयर। इन दोनों में से ये मान लें कि यहां से 1-2 सवाल कम हुए हैं या यहां से 1-2 कम हुए हैं, वो टाइम यहां पे निकल सकता है। तो अगर हम 50%, 45% पेपर कर रहे हैं, तो इजीली हमारे पास 110 से ऊपर चीजें जा रही हैं। बात है समझने की, ये इंक्लूडिंग नेगेटिव मार्किंग। ऐसा नहीं उसमें से और कुछ माइनस होना है, जो माइनस होना था वो मैंने माइनस कर दिया है, क्योंकि 80 में से मैंने 55-60 माना है यहाँ पे। सिमिलरली हेयर सब में नेगेटिव करके ही कर करा के सारा जोड़ है। इसी तरह से देखो, अब किसी कैंडिडेट ने अगर 16 प्लस 13 कितना हुआ? 29, और वहां पे 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 29 प्लस 8 37 क्वेश्चन, 36 क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चंस। Out of 75 questions, if you are doing 35 questions, even then आप 105, 110, 115 तक रीच कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्यूरेसी। तो जो सारा गेम है वो किसका है कि सही कितने किए हैं, जो आप करके आ रहे हो वो सही है या नहीं है, दैट मैटर्स ए लॉट। वो सही नहीं किए तो फिर आप चाहे 200 के कराओ, फिर कोई फायदा नहीं है। सिमिलरली ये तो चलो एक
फिर भी हमने मान लिया कि सवाल बन रहे थे। यहां पे देखें तो क्या है, 13 क्वेश्चंस, 50 to 55 मार्क्स, 32 मार्क्स स्टिल। इसका एक एवरेज ले लो, 52 प्लस 32 दैट इज 84। अब जब ये सिचुएशन है तो यहां पे थोड़ा ज्यादा मान लेते हैं, यहां पे 20 मार्क्स मान सकते हैं कि 10 क्वेश्चन फिर हम यहां से करें, कि अगर ये डाउन है तो ये अप करना पड़ेगा। तो अगर यहां से हम 20 मान लेते हैं तो देखो कितना हो रहा है फिर भी, 84 प्लस 20 104। इसमें कितने सवाल किए हमने, 30 प्लस 20, 13 प्लस 10 दैट इज 23, 23 प्लस 10 33 अगेन। सो द ओवरऑल बिहेवियर यहां पे देख लो, यहां पे हम 42 मान ले, 42 प्लस 28 दैट इज 7 प्लस 20, 90 मार्क्स स्टिल हम यहां पे अचीव कर पा रहे हैं। अगर ये हालत है तो भी 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन इतने हम बना पा रहे हैं तो सिर्फ, इसमें किसी में भी अप डाउन होता है तो यू कैन ऑलवेज हैव ए माइलेज। तो क्या इतना नहीं हो सकता है? खुद से सोचो कि क्या पार्ट सी में हम 10 क्वेश्चन से लेके 15 क्वेश्चन के बीच में नहीं जा सकते हैं? क्या पार्ट बी में हम 8 से लेके 13 क्वेश्चंस के बीच में नहीं जा सकते हैं? क्या पार्ट ए में हम 7 से लेके 10 नंबर तक नहीं जा सकते हैं? आपने जो पिछले एग्जाम भी कभी दिए होंगे उसमें भी आपने बाद में ये चीज नोट की होगी कि चीजें अच्छी हो सकती थी अगर हम उस टाइम पे चीजों को थोड़ा सा देख लेते। क्योंकि एग्जाम कंडीशन में क्या है कि एग्जाम कंडीशन में जब आप जाते हैं तो 2-3 सवाल गलत हुए, आपका पूरा जो सेटअप है माइंड का वो सारा बिगड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। और एग्जाम में एक और भी खास बात है कि जो आंसर पहली बार में निकल जाता है वो लगता है कि सही ही होगा, लेकिन आपने ओवर द टाइम हमेशा देखा होगा कि सीएसआईआर के ऑप्शंस में हमेशा कुछ ना कुछ प्ले होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपने तुरंत निकाला वो सही आ गया, क्रॉस चेक दैट अच्छे से खुले दिमाग से। ऐसा नहीं कि मैंने किया है तो सही किया होगा, एक बार उसको चेक करें फिर फाइनली उसको अपडेट करें। ठीक है, तो देखो अब इतने मार्क्स लेने के लिए, 95 मार्क्स लेने के लिए, 100 मार्क्स लेने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारे सवाल करने पड़ेंगे और 50 प्लस क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आपको स्मार्ट मूव करने पड़ेंगे पार्ट सी, पार्ट बी, पार्ट ए में। जब पार्ट सी से सवाल नहीं बन रहे हैं गो फॉर पार्ट बी, दोनों से नहीं बन रहे हैं, सैचुरेशन आ चुका है कि अब कुछ नहीं हो सकता, गो फॉर पार्ट ए। अदरवाइज ऐसा है कि अभी फिजिक्स में बहुत ज्यादा टाइम लगाने के बाद कोई एक सवाल बनने के चांसेस हैं, इवन देन इन द लास्ट 30 मिनट्स यू मे गो टू पार्ट ए। लेकिन अगर एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन है कि भाई फिजिक्स ही इतनी अच्छी बनती जा रही है और इसमें अभी और पोटेंशियल है कि हम इसमें 2-3 सवाल और कर सकते हैं, देन इट इज बेटर कि भाई आपके 3 सवाल और बन रहे हैं कहीं पे, चाहे 5 नंबर के हैं चाहे 3.5 नंबर के हैं, सो वो आपको 10 मार्क्स दे सकते हैं, 50 मार्क्स दे सकते हैं। लेकिन आपको अलर्ट रहना पड़ेगा अपनी कंडीशन देके कि मेरे एग्जाम में फिलहाल क्या बनता जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली सब्जेक्ट वाइज अगर हम देखें, 9 सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं। अब रिवीजन आपने कर लिया होगा खूब अच्छे से, आई होप दैट कि रिवीजन इजीली मतलब आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब एक थॉट आता है माइंड में, जो सब्जेक्ट थोड़ा मुश्किल लगता है, जिसके सवाल नहीं बन रहे हैं, उसका एक थॉट तो पहले ये आता है क्या इसको बिल्कुल छोड़ दें क्या, इसको बिल्कुल छोड़ दें क्या, और माइंड में एक बना लेते हैं कि हम ना ईएमटी नहीं करके जाते हैं, हम ना थर्मोस्टेट नहीं करते हैं, चलिए इस बार थर्मोस्टेट को छोड़ देते हैं। या ऐसा कोई भी थॉट अगर माइंड में बन रहा होगा उसको भी हम देखते हैं कि उसका क्या सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, तो अभी सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा देखते हैं चीजों को कि क्या करना चाहिए। तो बात यह है कि अगर 75 में से जो टोटल 75 क्वेश्चंस हैं उसमें से 33 क्वेश्चंस, 35 क्वेश्चंस, 37 क्वेश्चंस, 39 मतलब 40 क्वेश्चन अगर आप कर देते हैं सही सही तो आप रैंक होल्डर्स में हैं, और 33 से 37 तक आप जेआरएफ में इजीली आ पा रहे हैं इस रेशो के साथ। हावेवर ऐसे तो देखो अब 75 क्वेश्चंस हैं, कोई कहता है कि जी मैं तो 20 सवाल जो है पार्ट सी के सही करके आ रहा हूं, तो दैट इज नॉट द केस। एक जर्नल कैंडिडेट के लिए एक ह्यूमन एरर के साथ कि इतने सवाल करता है तो लगभग इतनी गलतियां होने के चांसेस हैं, 30 में से इतने ही बनने के चांसेस हैं, वो एग्जैक्ट हमने लिया। उस बेसिस पे भी हम 33 क्वेश्चन से लेके 39 क्वेश्चंस के बीच में रहें और इस एक्यूरेसी को मेंटेन करें तो 100 प्लस स्कोर बनता जा रहा है। और सिमिलरली
उसी बेसिस पे हम दूसरे कट ऑफ्स को भी देख सकते हैं कि नेट की कट ऑफ क्या है, जेआरएफ की क्या है, कैटेगरी वाइज क्या है. बट ultimate idea is to switch between the sections to get the correct number of questions. और एक नहीं आ रहा है then switch to the other, है ना. किसी से मन लगा के नहीं बैठना है कि ये करना ही है, ये टेस्ट सीरीज में भी आया था, वहां कर दिया था, अब क्यों नहीं हो रहा. देयर कैन बी सो मेनी पॉसिबिलिटीज, बट द आंसर इज यू हैव टू बी शेल्फिश इन द एग्जाम हॉल. आपको नंबर चाहिए, कहां से आ रहे हैं, पार्ट ए से, पार्ट बी से, पार्ट सी से, दैट डजेंट मैटर. कौन से सब्जेक्ट से आ रहे हैं, दैट डजेंट मैटर. ठीक है. उसके बाद जिसको मन हो क्वांटम मैकेनिक्स बहुत ज्यादा पढ़ने का, गो फॉर द पीएचडी इन द क्वांटम मैकेनिक्स. किसी को न्यूक्लियर पढ़ने का मन है, गो फॉर द पीएचडी इन द न्यूक्लियर फिजिक्स. लेटर ऑन यू कैन शो योर स्किल्स इन द सब्जेक्ट्स, बट उस सबके लिए नेट जरूरी है. नेट जेआरएफ नहीं होगा तो पीएचडी करने में प्रॉब्लम रहेगी. ठीक है. तो अभी के लिए मार्क्स इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे इसमें से मार्क्स कैलकुलेट करने हैं. ठीक है. अभी सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा हम देखते हैं चीजों को. यहां पे आ जाएगा आई थिंक, है ना. तो सब्जेक्ट वाइज में ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा. पिछले 3 साल का ट्रेंड देखते हैं, 2020, 21 और 22 का. ईएमटी, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मो एंड स्टैटमैक, एमपी, एटमोल, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल, सीएमपी. ठीक है जी. इसको ऊपर वाले को भी थोड़ा हटा देता हूं. अच्छा, आपके मन में कोई और विचार हो तो आप चैट में लिख दीजिए, मैं इसके बाद देख लूंगा. ठीक है. चलिए, ये 2020 का जो एग्जाम है, क्योंकि पिछले तीनों सालों में एक एक एग्जाम ही हुआ है मोर और लेस, तो 21 एंड 22. तो देखो, ईएमटी इज, मैं एक बार लिख देता हूं सारे, है ना, 29, 41, 34. क्वांटम मैकेनिक्स 25.5, 37.5, 34. क्लासिकल मैकेनिक्स 39, 34, 29. थर्मो एंड स्टैटमैक 34, 30.5. These are the marks, not percentage, right? 34. MP 29, 25.5, 37.5. Atmol 18.5, 10 and 15. Electronics 32.5, 20.5, 34. NP 15, 20 and 15. और CMP है 15. विजिबल है. अच्छा, इसके बाद विजिबल नहीं ना, 15, 20, 15 के बाद 15. अच्छा, मैं एनपी से ऊपर उधर लिखता हूं. ठीक है. एनपी से उधर लिख देता हूं, वो थोड़ा कट रहा है नीचे. न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स 3 columns are the same. 15, 20 and 15. And CMP, that is 15, 18.5 and 5 only. देखो, ये पिछले 3 साल का ट्रेंड है भाई. ये है पिछले 3 साल का ट्रेंड हर एक सब्जेक्ट का.
ओके। अब एक आइडियल सिक्स सिचुएशन ये है कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स एंड सीएमपी पार्ट सी में आते हैं और तीन तीन सवाल इनसे एक्सपेक्टेड है। इनमें जनरली क्या है, एटमोल में देखो 18.5, मतलब इसमें 4 सवाल पूछे गए, एक सवाल 3.5 नंबर का भी इसमें था, 2 सवाल 5 नंबर के, 3 सवाल 5 नंबर के, तो ऑन एन एवरेज 2 से 3 सवाल एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के पूछे गए हैं। न्यूक्लियर एंड पार्टिकल में मिनिमम 3 है, तो 3 to 4 5 नंबर के सवाल इससे हैं। सीएमपी में भी यही ट्रेंड है, एक एग्जाम को छोड़ के यहां पे काफी कम है। ठीक है, यहां पे एक सवाल है आपका 5 नंबर का, दैट इज वेरी सरप्राइजिंग, बट कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक जनरल ट्रेंड क्या है देखो, ईएमटी में 29, 41, 34, इसका एक एवरेज अगर हम समझ के चलें तो नियरली ईएमटी जो है दैट कंसिस्ट ऑफ 30 to 40 मार्क्स। ये कितने में से हैं, ये टोटल मार्क्स कितने में से हैं, खुद से सोचो, एग्जाम के बारे में तो सारा पता होना चाहिए। टोटल कितना, 277.5, उसमें से 40 नंबर किसके, जनरल एप्टीट्यूड के, तो फिजिक्स कितने की बची, 237.5 की। तो ये जो सारे नंबर हैं कितने में से हैं, 237.5 में से सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, अभी देखो ईएमटी में नियरली 30 to 40 का आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई इतना बनेगा। क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ा सा ईएमटी से कम है, बट यहां पे आपका एवरेज है दैट इज 25 to 35, इसके बीच में है। ये आप फाइनल मान के चलिए कि इसके बीच में एक ट्रेंड आ रहा है। क्लासिकल मैकेनिक्स अगेन सेम एज ईएमटी, इसका लगभग लगभग हमेशा वही रहता है, ईएमटी जैसा ही हाल है। यहां पे एक साल को अगर रख दें तो लगभग लगभग ईएमटी जैसा है। ठीक है, थर्मो एंड स्टेट में 30 to 35 मार्क्स की आती है। एमपी 25 to 37 के बीच में लाई है। एटमोल दैट इज अगेन 10 to 18। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स अभी ज्यादा पूछी जा रही है, एक बार 32.5 मार्क्स कंपेरेबल टू ईएमटी। क्लासिकल मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी पूछी हुई है, दिस टाइम 34 कंपेरेबल टू ईएमटी, क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोस्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। सो इलेक्ट्रॉनिक्स कोर सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा जा रहा है। पहले हम समझते थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, एमपी एंड थर्मो एंड स्टेटमैक ये ज्यादा पोर्शन कैरी कर रहे हैं। लेकिन यहां पे ये जो सीएमपी में कम नंबर आए, ये जो 5 नंबर हैं, ये यहां पे आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा हुए। तो जो एक सब्जेक्ट कम हुआ है वो दूसरा उतना ही प्रोपोर्शन से बढ़ गया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का एवरेज कितना है, नियरली 20 to 35 मार्क्स, और एनपी का दैट इज 15 मार्क्स फॉर एग्जांपल, 15 to 20। और यहां भी इस एक्सेप्शनल केस को हम छोड़ देते हैं, बट फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 3 सवाल यहां से कभी भी पूछे जा सकते हैं, सीएमपी से 3 सवाल यहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो पहला थॉट माइंड में आता है कि क्या हम कोई सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं, आंसर इज नो। व्हाई नो, देखिए कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़ोगे तो माइंड एक तो पहले सिंपल एक्सेप्ट कर लेता है। एग्जाम से पहले अगर आपने ऐसा सोच लिया कि मैंने ये सब्जेक्ट नहीं करना है, तो इट इज आवर टेंडेंसी कि उसका कोई भी सवाल आएगा तो उसको हम नहीं करेंगे। उसको हमारा माइंड कह देगा ये तो मैंने नहीं किया हुआ है, ये तो छोड़ने वाला है, ये तो उस सब्जेक्ट का है। तो एक इनहेरेंट टेंडेंसी बन जाएगी उसको छोड़ने की। बट ऐसा नहीं करना है, कोई भी सब्जेक्ट जाता है, और मेजर सब्जेक्ट कौन से हैं, आपका ईएमटी है, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोस्टेट, एमपी, और अब इलेक्ट्रॉनिक्स को भी जबरदस्ती मानना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस। तो इनमें से अगर आप एक सब्जेक्ट भी साइड कर रहे हो कि नहीं करना है, तो यू आर डायरेक्टली सब्ट्रैक्टिंग 30 मार्क्स मिनिमम फ्रॉम योर मैक्सिमम नंबर। समझिए इस बात को कि अगर आपके पास 277.5 का पेपर था, तो आपके लिए फिर वो 247 का ही रह गया, क्योंकि आप उस पर हाथ ही नहीं लगाने वाले हो 30 नंबर पे। बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट आपने कभी नहीं पढ़ा है, या ऐसा भी नहीं है कि उसके बेसिक सवाल आपको नहीं आते हैं।
हो सकता है कि आपको उसके एडवांस नहीं आते हैं, हो सकता है आपने ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन आपने पढ़ा जरूर है, कभी ना कभी शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे, इवन उसके शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करके जाइए अगर कोई सब्जेक्ट वीक है तो। क्यों? ये 30 मार्क्स माइनस होना इज ए बिग थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक एग्जाम का एक पैटर्न होता है। अब क्वांटम मैकेनिक्स को हम देखें तो क्वांटम मैकेनिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड पूछे गए हैं, दैट इज अ फैक्ट। ठीक है, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा रही है, लेकिन उसी के बदले में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बहुत ही आसान पूछी जाने लगी है। डायरेक्ट नोटबुक से सवाल आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आए तीनों एग्जाम में, देखने वाली चीज है। सारे सवाल आप देख सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर इन योर नोटबुक ओनली, तीनों साल में। तो अगर एक सब्जेक्ट थोड़ा टफ भी हो रहा है तो देयर इज अ माइलेज इन द अनदर वन। ऐसा नहीं है कि सारा टफ हो जाएगा, और सारा टफ हो भी जाए तो कट ऑफ नीचे आ जाएगी। सो दैट इज गुड थिंग एज वेल। तो आपकी जो तैयारी है, जो आप करके जा रहे हो, अगर वो ठीक से डिलीवर आप कर रहे हो तो आप कट ऑफ इजीली क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट्स जो आपके फेवरेट हैं, कि भाई मैंने क्वांटम मैकेनिक्स ज्यादा पढ़ा है, मैंने एटमोल ज्यादा पढ़ा है, मैंने थर्मोस्टेट ज्यादा पढ़ा है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, और हो सकता है वही सब्जेक्ट सबसे मुश्किल भी आ जाए, तो उसके लिए भी तैयार रहिए। क्योंकि सब्जेक्ट्स में जनरल ऐसा ट्रेंड रहता है कि एक सब्जेक्ट टफ है तो उसके कंपेयर में एक थोड़ा सा आसान रहेगा। पेपर जो है वो नियरली अगर हम मान के भी चलें कि भाई 30 to 40% ईजी है पेपर, 30 से 40% जो है ईजी है पेपर, इतना ही पेपर मीडियम है, और कुछ पेपर बहुत ही हार्ड है। ठीक है, तो जनरली हम मिनिमम एक कंडीशन मान के चलते हैं, इतना तो हर एक एग्जाम होता है कि 40% अगर इजी है, 40% अगर इजी है तो 40 नंबर की, फॉर एग्जाम्पल आपकी ईएमटी है, कोई कोई भी सब्जेक्ट आया है जो आपने छोड़ दिया था, उसमें से ऐसे सवाल भी होंगे 20 नंबर के, 16 नंबर के, जो कि बहुत आसान होंगे। 3-4 सवाल ऐसे होंगे जो इजीली बन जाएंगे अगर 40 नंबर का कोई सब्जेक्ट है तो समझिए इस नंबर को थोड़ा सा, कि अगर आप कोई सब्जेक्ट बिल्कुल कट ऑफ कर दोगे कि करना ही नहीं है, सो दैट विल बी ए डायरेक्ट लॉस। लेकिन अगर आप एक माइंडसेट रखते हो कि ठीक है, इससे अगर इजी सवाल आते हैं तो आई विल डू दैट, तो देर इज ए चांस, और देर इज ए डेफिनेट चांस कि किसी भी सब्जेक्ट से सारे सवाल मुश्किल नहीं हो सकते हैं। उससे एक दो सवाल मिनिमम ऐसे होंगे जो आपने पढ़ा है, आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, आपने नोट्स बनाए हैं, सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो आप कर सकते हैं उसका। तो आप समझिए कि आपने कोई कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा पढ़ा है, फॉर एग्जांपल एक क्लासिकल मैकेनिक्स आपने काफी अच्छा पढ़ा है, क्लासिकल मैकेनिक्स के आप बहुत ही एडवांस प्रॉब्लम जो पूछे गए 5-5 नंबर के कहीं पे, उनमें आप जद्दोजहद कर रहे हो, और आधा घंटा लगा के आपने एक 5 नंबर का सवाल कर भी लिया और खुश हो गए कि मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स का एडवांस कर लिया। आपके बदले में कोई बच्चा स्मार्टली जो क्वांटम मैकेनिक्स के इजी सवाल थे 2-3, उनको कर गया इतनी देर में, तो आपका नुकसान हुआ कि नहीं हुआ रिलेटिवली? सिमिलरली आप भी ऐसा ही कर सकते थे। तो पेपर टैकल करने का जो सबसे सही तरीका है, दैट इज जो इजी पोर्शन है वो तो गलत होना ही नहीं चाहिए। इजी पोर्शन है वो सबके लिए है, उसको सब करेंगे। आपने देखा होगा कि जो बच्चे कम तैयारी करके भी जाते हैं, जो बिल्कुल फ्रेश उठ के जाते हैं, ऐसे कि भाई ज्यादा तैयारी नहीं है, वो भी 60-70 मार्क्स ले आते हैं। और जो बहुत बच्चा तैयारी करके गया है वो उससे भी कम या उतना ही कई बार ले पाता है। तो क्या कारण है इसका? कोई जादू तो वहां पे हुआ नहीं है, सारा गेम किसका है? माइंडसेट का है। जो बिल्कुल तैयारी नहीं करके गया वो, उसको ये है कि कुछ खोने को नहीं है, तो आराम से रिलैक्स होके जो इजी 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 ढूंढ के उसमें से कर रहा है। और जो कोचिंग करके गया है, जो तैयारी करके गया है, उसके माइंड पे ऑलरेडी बहुत भारी प्रेशर है कि आज नहीं हुआ तो क्या होगा, इसके बाद क्या ऑप्शन है, और क्या होगा, एक सवाल गलत हो गया तो बीएड दिमाग में घूमेगी, पीएचडी दिमाग में घूमेगी, शादी दिमाग में घूमेगी। तो वो जो प्रेशर है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फिर। तो इसलिए जो इजी प्रॉब्लम्स हैं, एटलीस्ट मेक श्योर हो कि इजी प्रॉब्लम्स तो आप करें ही करें, और फिर आप अपने स्किल्स जो हैं वो अपने मीडिएटिंग लेवल में, एडवांस लेवल में, एडवांस क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो देखो ऐसे होते हैं कि जो फैक्ट है कि पेपर कंडीशन में हो ही नहीं सकते हैं। इस बात में कोई एक्सेप्ट करने में खुद से भी और किसी के द्वारा भी कोई शर्म नहीं है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो पेपर कंडीशन में आप चाह के भी सोल्व नहीं कर सकते हो, कुछ ऐसी ट्रिवियल आपको अजम्पशन लेनी पड़ेगी, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा। अगर आप उसको करने भी लगोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम उसमें चला जाएगा।
तो समझिए इस चीज को कि आपको जो पेपर जो क्वालिफाई कराता है ना, वो इजी प्लस मीडियम पार्ट ही कराता है। हार्ड पार्ट जो है वो बाद में हमारे लिए छोड़ दीजिए कि बैठ के आराम से सोल्व करके सॉल्यूशन आपको दे दें और कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स आपके पास और दे दें। सारे सवाल नहीं होते हैं, हार्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी के सेक्शन में आगे मिलेंगे, किसी में बीच में मिलेंगे, किसी में बाद में मिलेंगी। उस सबके लिए तैयार रहना है, सबके लिए तैयार रहना है। ऐसा नहीं है कि भाई शुरू में 5 सवाल नहीं बने, 8 नहीं बने तो बस पेपर ही खराब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको बताया कि 75 क्वेश्चंस में से अगर आप 37, 35, 40 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चंस इस रेंज में क्वेश्चंस कर देते हो, बशर्ते वो सही एक्यूरेसी के साथ, सारे के सारे सही नहीं, सही एक्यूरेसी के साथ, 85% एक्यूरेसी के साथ, तो भी आप लाइन क्रॉस इजीली कर पा रहे हो। तो आपको घबराना नहीं है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 सवाल भी नहीं हुए तो घबराना नहीं है। ठीक बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, सीएसआईआर का एग्जाम है, एग्जाम सेंटर्स की हालत पिछले 2-3 साल से बुरी है। तो इस बार आप होप कर सकते हैं कि अच्छी हो, लेकिन नहीं भी हो तो इस बार तैयार रहे, इस चीज के लिए तैयार रहे, क्योंकि देयर इज नो एक्सक्यूज। टाइम चला जाता है, एग्जाम चला जाता है, कुछ सोल्यूशन नहीं होता है। सो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं सीएसआईआर का, तो पहले से ही माइंड सेट करके जाएं कि हो सकता है ऐसी जगह पे सेंटर हो सकता है ऐसा सेंटर हो जहां पे कंप्यूटर ठीक नहीं चल रहे हो, शुरू में आधा घंटा पैनिक हो सकता है, 1 घंटा पैनिक हो सकता है, क्योंकि पिछले एक्सपीरियंसेस में ऐसा ही रहा है। मैं आपको पहले एक माइंड से तैयार कर रहा हूं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कल को कहो कि सर हम गए थे 1 घंटा तो कंप्यूटर ही नहीं चला, सारा दिमाग खराब हो गया और फिर पेपर अच्छा नहीं हुआ। नहीं, तैयार रहिए। ये भी सीएसआईआर का एक फीचर हो गया है इन प्रिंसिपल। ठीक है। तो एग्जाम सेंटर हो सकता है शोर शराबे वाली जगह में हो, नीचे से ट्रक में सामान भरा जा रहा हो, ऊपर सीएसआईआर का पेपर चल रहा हो सकता है कंप्यूटर नहीं चल रहे हो सकता है बातें हो रही हो। तो उन सब के लिए तैयार रहें। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी चीज है, डिस्टरबेंस है एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपका राइट है, आपने पे किया है एंड आप एक कैंडिडेट हैं, तो आपका राइट है कि आप वहां पे सभी को एक बार कह सकते हैं कि भाई एग्जाम कंडीशन है, कीप क्वाइट। ठीक है। तो और इस चीज के लिए सतर्क रहें कि अगर पीसी वगैरह नहीं चलते हैं शुरू के आधे घंटे में, 1 घंटे में, तो भी खुद को संभाल के रखना है, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं होने देनी है। इजी रहना, पेपर तो होगा, ठीक है, अभी नहीं, आधे घंटे बाद होगा, तो तब शुरू करिए, पैनिक नहीं होना है, क्योंकि वो शुरू का जो मोमेंटम है दैट मैटर्स अ लॉट। कि आपके शुरू का आधा घंटा 15 मिनट एग्जाम में कैसे हैं, दैट विल डिफाइन योर होल जर्नी, कि अगले 3 घंटे कैसे हैं। तो अपने आप को ये सोच के कि संभाल के रखना है कि मुझे अपना मोमेंटम खराब नहीं करना है, इजीली एग्जाम शुरू करेंगे जब भी होगा। ठीक है। तो एग्जाम में देरी भी हो सकती है, तो इसलिए अपना खाना वाना खा पी के जाएं आराम से, ताकि एग्जाम के लिए आप 3 घंटे नहीं, इवन 4 से 5 घंटे के लिए रेडी रहें, क्योंकि ये सीएसआईआर है। ठीक है। दूसरी चीज, जो 3 घंटे हैं उनमें एनर्जेटिक रहना है, क्योंकि 3 घंटे एक लॉन्ग प्रोसेस है। आप जनरली अगर पढ़ने बैठते हैं 3 घंटे तो लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, लेकिन जब एग्जाम कंडीशन में बैठते हैं, पेपर बनने लगता है, तो 3 घंटे भी थोड़े कम लगने लगते हैं। बट एनी हाउ, जब आप 3 घंटे बैठे हुए हैं, तो शुरू में आप बहुत ज्यादा हाई एनर्जी पे हो सकते हैं, कोई बीच में सवाल नहीं बने तो आप लो डिप हो सकता है, फिर हो सकता है कि मोटिवेशन ना बने। माइंड में, बैक ऑफ द माइंड एक चीज बार बार रखनी है कि इन 3 घंटों में हमने अपना बेस्ट डिलीवर करना है, एनर्जेटिक रहना है। ऐसा नहीं है कि मोमेंटम लूज हो जाए, थक जाए, आराम से आके सोना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अभी तो कोई एग्जाम भी नहीं है इसके बाद जल्दी से, है ना। तो टेक योर टाइम, लेकिन 3 घंटे जो हैं उन ट्रैप्स से बचना है। ट्रैप्स क्या है? 2 सवाल आसान है, एक बहुत टफ है, दैट इज ए ट्रैप। एक टफ है लेकिन वेल नोन टफ है, एक ऐसा सब्जेक्ट का टफ है कि आपको पता है कि आप ये कर सकते हैं, बट टाइम टेकिंग है। एक सवाल को करने में अगर 15 मिनट लगने का डर है, 10 मिनट लगने का डर है, तो वो एक ट्रैप है। उस ट्रैप से बचने का तरीका है कि मार्क इट, रिव्यू इट, गो फॉर द नेक्स्ट, जो पहले हो रहे हैं। ठीक है। ज्यादा टाइम किसी पे नहीं लगाना है, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट एक सवाल पे नहीं लगाने हैं। अगर आपको बनता जा रहा है 3-4 स्टेप में सवाल, एक स्मूथ बन रहा है, तो गो फॉर इट, अदरवाइज मूव टू द नेक्स्ट, चेक आगे क्या है। क्योंकि जब ऑफलाइन एग्जाम होता था तो यू हैव द ऑप्शंस कि आप जल्दी जल्दी से आपने चीजें पलटी और पता चल गया कि कहाँ पे क्या है, इसमें टिक 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 करके ऑलरेडी चीजें होती है। तो
ये चीज ध्यान रखनी है आपने कि अपने 3 घंटे जो है वो एनर्जेटिक रहें, उनमें आप थके नहीं, रुके नहीं, डरे नहीं। ठीक है। और एक चीज और इसमें हम ध्यान रखने वाली है कि जो आपका कैलकुलेटर है उसका भी इश्यू एक सीएसआईआर के एग्जाम में रहता है, तो बी अवेयर ऑफ दैट एज वेल। ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, एग्जाम से पहले हम तैयार नहीं रहते हैं, लेकिन वहां पे अचानक देखते हैं तो पता चलता है कि अब क्या करें। सो सभी सिचुएशंस के लिए पहले से रेडी रहें, कूल रखें अपने आप को, कंपोज रहें और अपने आप पे भरोसा करें कि आपने पढ़ा है तो आप कर सकते हैं। करने वाले बच्चे कोई बाहर से नहीं आते, करने वाले बच्चे कोई जादू नहीं करके आते, यहीं से पढ़े हुए आसपास से सभी लोग, और इजीली जो उन 3 घंटों में अपने आप को संभाल के अच्छे से डिलीवर कर जाता है वो हो जाता है। जो पैनिक हो जाता है, थोड़ा घबरा जाता है सिचुएशंस को देख के, एग्जाम सेंटर को देख के, सेहत को देख के, या अपने ओवर थिंकिंग को देख के, वो सभी प्रॉब्लम्स उसमें है, वो थोड़ा सा लैक कर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि नेट एक पैमाना है सब कुछ आने का या नहीं आने का, लेकिन हाँ ये हायर स्टडीज में जाने के लिए एक स्टेप है, तो आपको उसको क्रैक करना है, दैट्स इट। उससे आपको कोई इतना नहीं है कि जिसने नेट कर दिया उसको सब आता है और जिसका नहीं हुआ है उसको नहीं आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये ऐसा कोई पैमाना भी नहीं है। ठीक है। तो आप रिलैक्स होके न्यूट्रल मोड में एग्जाम दीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, चीजें अच्छी जाएंगी। ठीक है। आपके मन में कोई और सवाल है, कोई भी बात है तो मुझसे पूछें, फिर उसके बाद हम सेशन को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है। तो आज का जो टेक अवे है वो मेरी तरफ से यही है कि सभी सब्जेक्ट्स करके जाने हैं। अभी 3 दिन का टाइम है, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करें, थोड़ा सा कोई टेस्ट वगैरह लगा के देख ले, बस इजी रहें, अपने आप को ना थोड़ा संभाल के रखें, ज्यादा इधर उधर ना करें, कोई नई चीजें ट्राई अभी नहीं करनी है। जो पढ़ा हुआ है गो फॉर इट, उसी को स्ट्रेंथ करो अपना। ठीक है। और शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहो, सब्जेक्ट कोई नहीं छोड़ना है, सब्जेक्ट सारे करके जाने हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन सबसे आने हैं, वो सबको करने हैं। टारगेट माइंड में रखना है कि मुझे मिनिमम 40 क्वेश्चंस हैं, पहले इस अप्रोच के साथ जाएं कि मिनिमम 40 क्वेश्चंस हमने सही करने हैं। अगर नेगेटिविटी में थोड़ी दिक्कत आती है कि एक्यूरेसी कहीं गड़बड़ हो सकती है, देन थोड़ा सा और सोचें इस बारे में। लेकिन एक नंबर मैंने आपको दिया है, इन्हीं नंबर्स को, कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, आप एक बार बैठ के पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी से बना के अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाएं अपने टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग कि मैं क्या क्या किया है मैंने अब तक, तो क्या मेरा एक स्ट्रेंथ बन सकता है वहां पे। अपने अपने पर्सनलाइज प्लान बनाइए कि क्या हमारी स्ट्रेंथ है, किस टॉपिक पे हमारी स्ट्रेंथ है। क्वेश्चंस सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पे इनको नोट करने की जरूरत नहीं है, आई विल शेयर ए पीडीएफ विद यू, उसमें सब कुछ है। ठीक है। तो अपने सब्जेक्ट्स की स्ट्रेंथ के हिसाब से डिफिकल्टी लेवल 30 to 40% का, इजी लेवल 30 to 40%, 30 to 40% मीडियम लेवल, ये सब कंसिडर करके एक प्लान बनाइए पहले, क्योंकि देखो स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम टिपिकल हो चुका है, इस बात में कोई परहेज नहीं है, 100 नंबर पे कट ऑफ गई है, दैट इज वेरी हाई इन इटसेल्फ। ठीक है। तो स्ट्रेटेजी के साथ जाना पड़ेगा, रणनीति के साथ नहीं जाओगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि वहां पे करना क्या है, और नहीं पता होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको पहले तैयार होके जाना पड़ेगा माइंड से कि भाई करना क्या है, कितने सवाल करने से अपना काम बन जाएगा, बस वो माइंड में रहेगा। तो फिर आप घबराओगे नहीं बीच में। अदरवाइज आपको लगता रहेगा कि 100 नंबर लाने के लिए पता नहीं कितना क्या करना है, 110 नंबर लाने के लिए पता नहीं क्या करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, इजिली आ सकते हैं, बस आपको अपने आप को थोड़ा संभाल के और आगे बढ़ना है। ठीक है। अब आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। एनी डाउट? हाँ जी, इज देयर एनी डाउट? ठीक है। ठीक है। तो कोई और भी आपके मन में कोई सवाल हो बाद में भी तो आप पूछ सकते हैं। और एग्जाम ऑब्वियसली थोड़ा सा अच्छे लेवल का एग्जाम है, तो उम्मीद भी वैसी रहेगी, आप पे प्रेशर भी वैसा रहेगा, लेकिन आप उस प्रेशर से निकल के, उस प्रेशर को अवॉइड करके अपने आप को थोड़ा सा कूल, काम, कंपोज्ड शैली में प्रस्तुत करना है और फिर एग्जाम को करना है। ठीक है। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। फिर भी कोई अभी भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू शेयर। एग्जाम से पहले भी एंजाइटी हो, नर्वसनेस हो, प्लीज फील फ्री टू डिस्कस विद अस। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड सी यू। सो इफ देयर इज नो questions,
we can close this session. Okay. Okay, then bye bye. All the best. Take care. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।